हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में वन ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करी जाएगी। कितने फेज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा है, कब आया था और फर्स्ट केस कब आया था, एंड उन फेजेज के अंदर क्या क्या नई चीज़ इम्प्लीमेंट करी गई थी, उन सब के बारे में बात करी जाएगी। क्या रूल्स हैं, सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने की जो, अगर सिंपल सी कंडीशन में बात करी जाए तो जो बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा है रन किया जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया की। ये इंडिया में लॉन्च कब हुआ था? तो हुआ था ये 1987 के अंदर हुआ था। यस यस गाइज, सबसे पहले जो इंडिया के अंदर ये लॉन्च हुआ था 1987 के अंदर। और ये सबसे पहले अवेयरनेस के रिगार्डिंग था, क्योंकि सबसे पहले जो इंडिया के अंदर HIV एड्स का जो केसेज आया था वो आया था 1986 के अंदर। सबसे पहले चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर ये हमारा एड्स का केस सबसे पहले इंडिया में आया था। सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को रन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको रन किया जाता है। बात करते हैं कि जो नाको नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है, जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? वो दिल्ली के अंदर है। एक और बात इंपॉर्टेंट गाइज की नेशनल एड्स डे, वो या मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं एड्स है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बात करते हैं एम ऑफ प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। कि इस प्रोग्राम का मेन जो एम था कि कहीं ना कहीं HIV का इन्फेक्शन जिसको हो गया है तो वो ठीक है, बट ये जो इन्फेक्शन है वो आगे फर्दर अन्य व्यक्ति में, इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति के अंदर ना ही ट्रांसमिशन हो। इसका मेन उद्देश्य, मेन जो मैं बात करूं प्रोग्राम का जो एम था, यही था। बात करते हैं कि इससे क्या होगा कि हम अगर उस ट्रांसमिशन को रोक देंगे, उस एड्स के कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिजीज की कहीं ना कहीं मैं मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को कम कर दूंगा। बिल्कुल, मोर्बिडिटी का मतलब होता है कि मैं कह सकता हूँ कि डिजीज कंडीशन, और या मैं इसको कह सकता हूँ सिकनेस। क्या कह सकता हूँ? सिकनेस। ओके। एंड बाहर करते हैं मोर्टिलिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं मैं अगर ये स्थिति को कंट्रोल करके मैं एड्स से होने वाली जो डेथ रेट होती है उनको कम कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो एड्स होता है वो वर्ल्ड वाइड है, हमारे इम्यून सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है? वीक करता है, और जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल डिजीज होती है, यानी कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखना। ओके। बात करते हैं कुछ HIV एड्स प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ माइल्ड स्टोन्स के बारे में बात करते हैं। तो माइल्ड स्टोन के अंदर हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले 1986 की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस ऑफ HIV डिटेक्टेड, सबसे पहले इंडिया के अंदर जो HIV एड्स का जो केस आया था चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आया था। और इसी के बाद 1987 के अंदर नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम ने एक इनिशिएशन करा, एक शुरुआत करी कि कहीं ना कहीं एड्स के बारे में कुछ करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। बात करते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार गाइस की मैं बात करूं 1992 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड फॉर स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। शुड बी रिमेंबर गाइस कि 1992 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फर्स्ट, गाइस याद रखना फेज फर्स्ट की बात हो रही है, फेज फर्स्ट की बात हो रही है। फर्स्ट पेज की बात करें और कहीं पूछा जाए कि फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब शुरू करा गया था, तो आपको 1992 ही बताना है। और एक जनरली पूछा जाए कि नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था, तो 1987 होगा। ज़्यादातर 1992 का क्वेश्चन आता है। इसका मेन एम क्या था कि जो HIV के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको क्या करो? स्लो डाउन करो, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के कंट्रोल को करो एंड उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो। ये शुड बी रिमेंबर गाइस। ओके। बात करते हैं आगे की, जो सबसे पहले जो नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम था गाइस, इसको सपोर्ट करने वाला जो कहीं ना कहीं जो बैंक था उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। और ऑलमोस्ट जितने भी नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं
या नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, उनके जो हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए जो ऑलवेज स्टैंड होता है वो हमारा वर्ल्ड बैंक ही होता है। ओके, बात करते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो सेकंड फेज आया था। बात करते हैं गाइस, जो नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम की कुल 5 फेज होती है, 5 फेज के बारे में हम बात करेंगे। कई बार डायरेक्टली पूछा जाए कि नाउ ए डेज अभी तक है नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम की कितनी फेज आ गई है, तो 5वीं फेज की बात चल रही है। 1999 की बात करें, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड बिगनिंग हुआ था, शुरुआत हुई थी। मेनली इस प्रोग्राम के सेकंड पेज में जो फोकस करने वाली बात थी गाइस, बिहेवियर चेंज, इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एनजीओ इन्वॉल्वमेंट। 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली कहीं ना कहीं फोकस करा गया था। जिन पेशेंट को एड्स है, या जो मैं बोल सकता हूँ पेशेंट विद HIV हैं और पेशेंट लिविंग विद HIV हैं, उनके साथ है वो बिहेवियर चेंज की बात करें कि हाथ मिलाने से और भेदभाव करने से, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन मतलब भेदभाव करने से एड्स नहीं होता है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। एड्स एक डिजीज़ है, वायरल प्रॉब्लम है, हो जाती है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गाइज आपने पढ़ा होगा कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सेक्स में वो कमर्शियल सेक्स वर्कर से हो सकता है, राइट। इसके लिए मल्टीपल कारण हो सकते हैं। तो बट मैं बोल सकता हूँ हेल्थ पर्सनल को हो सकता है, नीडल स्टिक पंक्चर से हो सकता है। तो क्या उन्होंने कुछ गलत काम करें? नहीं, गलत काम नहीं करें। बट एक ही हमारे सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि एड्स हुआ है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करा है, कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट है। बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए बिहेवियर चेंज करने की बात करी, कम्युनिकेशन को मेंटेन करने की बात करी, डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात करी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब भेदभाव कम करना, एनजीओ इन्वॉल्वमेंट, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि फंडिंग और ज़्यादा अच्छी आ सके, ताकि लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा ड्रामा के द्वारा लोगों को अवेयर करा जा सके और रिस्क के बारे में बताया जा सके कि एड्स से ये नुकसान होता है। बात करते हैं 2002 की बात करते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी अडोप्टेड की गई थी। कुछ और इनहेंस करी गई चीज़ें कि एड्स के रिगार्डिंग ART होनी चाहिए, एड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ अवेयरनेस और कुछ लागू करी गई थी। बात करते हैं गाइस कि हालांकि हमें पता है कि एड्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं है, बट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, एड्स का बचावी उपचार है। बट कहीं ना कहीं एड्स में के अंदर जो इम्यून सिस्टम वीक होता है वायरस की वजह से, तो कहीं ना कहीं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लाई गई थी 2004 के अंदर, ताकि एड्स की वजह से एड्स का जो वायरस जो रिप्लिकेशन होता है RNA पर, उसको कंट्रोल किया जा सके, लाइक न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये सब ट्रीटमेंट के अंदर एड्स के डिजीज के अंदर पड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एंड 2004 के अंदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग गाइड इनिशिएशन हुआ था, शुड बी रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 2007 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड लॉन्च हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था गाइज, हाई कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डायग्नोज करो, उनका स्क्रीनिंग करो, उनका डायग्नोसिस करो एंड उनकी ट्रीटमेंट करो, एंड मेंटेन इफेक्टिव ऑफ प्रोग्राम। और ज़्यादा प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और नए ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करा गया था, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई गई थी इन दैट कंडीशन। बात करते हैं 2014 के अंदर गाइज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की 4th पेज का कहीं ना कहीं इनिशिएशन हुआ। फोकस ऑफ गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या फोकस करा गया था मेनली कि फोकस ऑफ HRG हाई रिस्क ग्रुप। मैं बात करूँ कमर्शियल सेक्स वर्कर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, एंड मैं बात करूँ और जो पॉवर्टी के लोग हो गए, जो लोग जानते नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, कहीं ना कहीं एड्स होने का रिस्क ज़्यादा होता है ना। तो उनके बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाई गई। उन हाई रिस्क ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया, बताया कि ये चीज़ें HIV है वैसे स्प्रेड होता है। फोकस ऑन द वनरेबल पॉपुलेशन, वनरेबल का मतलब कि वही पिछड़ या मैं बात कर रहा हूँ कि लो पॉवर्टी के जो लोग होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाई गई। 2017 की अगर हम बात करें माइलस्टोन की, तो नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर HIV एड्स एलिमिनेशन इन 2024। यस गाइज, ऑल ओवर में बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का ग्लोबल गोल है कहीं ना कहीं, और एड्स भी कहीं ना कहीं ग्लोबली प्रॉब्लम है। तो ये सोचा गया था कि 2017 में कि
24 तक है, कहीं ना कहीं एड्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन का मतलब हम जानते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि कहीं ना कहीं डिजीज का पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट हो बट कहीं ना कहीं डिजीज प्रेजेंट नहीं हो, इतना हम 2024 तक कर देंगे। बट ये एजेंडा चेंज हो गया। अभी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की 5th फेज चल रही है और उसका जो मेन एजेंडा है कि 2030 के अंदर कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट करा है। या हमने केस तो मिनिमाइज कर ही देने हैं गाइज। ओके, सो कहीं ना कहीं बात करते हैं आगे वन ऑफ दी। और अभी जो रिसेंट जितने भी सिचुएशन चल रही है, ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रेटजी जो चल रही है, वो हमारी 5th फेज के अकॉर्डिंग चल रही है। तो हमने बात करी थी आपके सामने कि कहीं ना कहीं अभी 5th फेज चल रही है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज। एम टू रिड्यूस द न्यू केसेज, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स को कम करने की बात हो रही है। इंसिडेंट्स को कम करने की बात हो रही है और इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि एड्स के जो न्यू केसेज हैं उनको कम करने की बात हो रही थी। शुड बी रिमेंबर। ओके, एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मदर प्रेग्नेंट हो रही है उसके प्लेसेंटा से जो फिटस के अंदर जो एड्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात है। उसको कहीं ना कहीं 5th पेज के अंदर बताया गया था गाइस। उसको डुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ओके, डुअल ट्रांसमिशन का मतलब कि मदर में HIV है और बच्चे में HIV ना हो, तो दोनों तरफ से मैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए उसको डुअल एलिमिनेशन बोलते हैं। दोनों तरफ से उसको कम करना, हटाना। ओके, सर्विस रिलेटेड टू, और इसके साथ में STD गोनोरिया रिलेटेड बातें, जेनाइटल वार्ड से रिलेटेड बातें, टोर से संबंधित कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को, वेजाइनाइटिस को, इन्फेक्शन को कम करने का भी ट्रीटमेंट करा गया था। बात करते हैं और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 5th फेज के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें गई थी। इस 5th फेज का एक मेन एम था कि कहीं ना कहीं एड्स के 80% मॉर्टिलिटी को या इन्फेक्शन को मैं कहीं ना कहीं कम कर दूंगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द 2010 के अंदर जितने केस थे और अभी के जितने केस हैं उनमें कहीं ना कहीं 80% केस को कम करना, नए केस को कम करना और उनका ट्रीटमेंट करना, ये मेन एजेंडा था और मेन एजेंडा है बिकॉज ये अभी चलने वाला है और ये 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर आता है। डुअल एलिमिनेशन अभी बताया था गाइस। डुअल एलिमिनेशन का मतलब मदर में और बच्चे में दोनों को कहीं ना कहीं HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। किसके द्वारा? वो मेडिसिन हो सकता है, गाइडलाइन हो सकती है, हेल्थ एजुकेशन हो सकती है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं गाइस। जो अभी हमने बात करा नेशनल एड्स कंट्रोल 5th पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंडिंग की अगर बात करें तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल होता है, एक हमारा पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे लिस्ट डाउन जाके वहाँ पर जरूर देख लीजिए कि ये पूरा क्या है। बात करते हैं कि ये ग्लोबल गोल है गाइस। ये क्या है? एक प्रकार का ग्लोबल गोल है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड गोल है कहीं ना कहीं कम करना, पॉवर्टी, हंगर कम करना। वो पूरा जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरा वीडियो देखना आराम से, सब चीज़ें समझ में आएगी। और एंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंडिंग की अगर हम बात करें, HIV एड्स एपिडेमिक की बात करें पब्लिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं एजेंडा ये है कि 2030 तक हम एड्स के क्या कर देंगे, केसेज को कम कर देंगे 80% तक लगभग। ओके, द ब्रॉड स्ट्रेटजी ऑफ प्रिवेंट HIV की बात करें कि एड्स को कैसे कम करें, क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए, क्या प्रोग्राम बनाया जाए, तो बात करते हैं कि 3 स्थितियों से हैं एड्स को कम करा जा सकता है। 3 है वो स्ट्रेटजी बनाई गई है। प्रिवेंट की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कोई भी डिजीज को कम करने के लिए हमें पता है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, अगर एपिडेमोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो डिजीज को स्टडी के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन अगर हमें पता होता है, यानी अगर पॉजिटिव एजेंट हमें पता होता है, तो कहीं ना कहीं डिजीज का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इधर की अगर हम बात करें एड्स में, तो एड्स का हमें पता है कि HIV के द्वारा एड्स होता है, तो डिटर्मिनेट यानी पॉजिटिव एजेंट पता है। बात आती है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और हमें प्रिवेंट और कंट्रोल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस करने पड़ेंगे, और इसके बाद डायग्नोस के बाद हमें उनको ट्रीट करना पड़ेगा, और इन सब से क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर चीज़ होती है, तो मिनिमाइज करना, डिजीज़ को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, एलिमिनेशन करना, फाइनली क्या होता है, इरिडिकेशन होता है। होप्स अंडरस्टैंड। इसके बाद चीज़ें क्या हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर ऑल HIV एंड एड्स, सबको जैसे प्रिवेंट टेस्ट है वो ऑल ओवर के लिए लागू होता है। बात करते हैं कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी।
प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती है? तो ये पॉसिबल होगी जब हम क्या करेंगे, हम सर्वेलेंस करेंगे, हम हमारी कम्युनिटी में मॉनिटरिंग करेंगे। गाइस बात करते हैं सर्वेलेंस का मतलब होता है इन द कॉमन थिंग कि कहीं ना कहीं हमें निगरानी रखनी है, हमें हमारे एरिया के अंदर जितने केसेज हैं उनको जांच करो, टेस्ट करो, तभी तो पता चलेगा कि किसको एड्स है किसको नहीं है। देखो एड्स ऐसी बीमारी है कि कोई बताना नहीं चाहता है या कभी पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। और ये ऐसा रोग है जो लोग बताने से डरते हैं, बिकॉज लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, वो हर चीज़ें हो सकती है गाइज। ओके, हम बात करते हैं कि देखो सर्वेलेंस होता है वो तीन टाइप का होता है गाइज। वी हैव द सर्वेलेंस है वो तीन टाइप का होगा। एक्टिव सर्वेलेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सी कंडीशन है। ओके, एक्टिव सर्वेलेंस की अगर सिंपल सी थिंग में अगर आपके सामने डिस्कस करूं, तो एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब होता है कि एक जो नर्स है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो कम्युनिटी में जाता है और पर्सन को, पेशेंट्स को देखता है। और पेसिव सर्वेलेंस का मतलब होता है पेशेंट है वो नर्स के पास आता है और उसके बाद हमें केस के क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं। और सेंटाइल सर्वेलेंस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जितने भी हिडन केसेज हैं, जितने भी मैं बात करता हूँ हिडन केसेज हैं, जितने भी छुपे हुए केसेज हैं, उनको है फाइंड आउट करना। और कहीं ना कहीं HIV है वो छुपा हुआ ही केस है, क्योंकि अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, कम्युनिटी के लोग इसके बारे में जानते नहीं है। और जो जानते हैं वो कहीं ना कहीं लोग बताने से डरते हैं कि एड्स से, लाइक अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। डायल सर्वेलेंस इज टू डिटेक्ट द मिसिंग केसेज, क्योंकि देखो एक तो एंटीनेटल केयर है वो हमारा मिसिंग केस के अंदर आता है, लोग अवेयर नहीं है, बताते नहीं है प्रेग्नेंट है या नहीं है, ताकि हाई रिस्क से हम बचा जा सके। बात HIV की हो रही है, तो HIV की करेंगे कि हाउ कैन वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द डिजीज, कैसे बच सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस बिल्कुल सही है कि केस को कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जितना डिस्ट्रीब्यूशन जो फैल रहा था, 1% टू अनदर पर्सन फैला जा रहा था, और वहीं पे अगर हमने स्टॉप कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो फैलाव है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं पर्पज है। दो नाम बताए थे गाइज, एक होता है सर्वेलेंस होता है, एक होता है हमारा मॉनिटरिंग होता है। सर्वेलेंस होता है वो कांस्टेंट, मैं कह सकता हूँ कि डाटा कलेक्शन का पार्ट है। और जो मॉनिटरिंग होती है वो फ्रिक्वेंटली, लाइक 6 मंथ में हो गया, 1 ईयर में हो गया, डाटा कलेक्शन होता है। तो सर्वेलेंस मोर इम्पोर्टेंट है, यानी ज़्यादा इफेक्टिव है, ताकि इसमें रेगुलर चीज़ें हैं वो ध्यान में रहती है। हम बात करते हैं कि ये चीज़ें हम देखेंगे किसमें। एक बात करी थी कि देखो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर हम देखेंगे चीज़ें, क्योंकि वहीं हमें कहीं ना कहीं केस ज़्यादा मिल रहे हैं। हम बात करते हैं हाई रिस्क केस के अंदर, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर की बात करते हैं। मैन हैविंग सेक्स विद द मैन, मैन मैन के साथ ही सेक्स कर रहा है, देखो क्या ज़माना है। बट मैन मैन के साथ एनल सेक्स करता है तो और ज़्यादा चांस होते हैं HIV एड्स को ट्रांसमिशन होने में। इंजेक्टेबल ड्रग एब्यूज, एक एक सिरिंज से दूसरे, निडल और सिरिंज से दूसरे ड्रग एब्यूज कर रहे हैं, सिंगल सिरिंज से एक दूसरा यूज कर रहा है, तो एक व्यक्ति को है तो कहीं ना कहीं जितने यूज कर रहे हैं उन सबको होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ट्रांसजेंडर की बात करते हैं गाइस, जो ना मेल है ना फीमेल है, उनमें भी कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को, डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ें करते हैं, तो लाइक वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं। ट्रक ड्राइवर है, लाइक ट्रक ड्राइवर मतलब घर से बाहर रहना, और ह्यूमन ह्यूमन है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, सेक्सुअल डिज़ायर है, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल, कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर के कांटेक्ट में आते हैं और घर पे HIV एड्स लेके आ जाते हैं। तो हमें इन ग्रुप को ध्यान में रखना है, इनकी टेस्टिंग हमें ज़्यादा करनी होती है। कुछ जनरल पॉपुलेशन एंटीनेटल केयर का हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मदर को एंटीनेटल केयर है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें या तो एजुकेट करना है या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है, ये चीज़ होती है। ओके, अगली बात करते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी है, ये तो हमारा नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो बात की बात है। बस बात करते हैं कि यहाँ पर टारगेटेड इंटरवेंशन क्या हो सकता है। बात करते हैं कि देखो इंटरवेंशन मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्शन हमें क्या लेना है। तो सेम कंडीशन की बात करते हैं कि यहाँ पर हमें एक्शन के रूप में कंडोम बांटने, मेल
और स्पेशली तो मेल कंडोम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, फीमेल बहुत कम यूज़ करते हैं, इतने लोग जानते नहीं हाउ टू यूज़, इनका यूज़ करना भी थोड़ा अलग सा होता है। तो कहीं ना कहीं निरोध है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा फ्री सप्लाई में बांटा जाता है। रेड रिबन एक्सप्रेस गाइज, हमें पता है कि जो एड्स का सिंबल होता है वो रेड रिबन ऐसा होता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी जा सकता है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस बताओ कि देखो ये HIV एड्स का स्प्रेड है, अवेयरनेस है, एड्स है, ये नुकसान है, फायदे तो क्या होंगे, राइट। ओके। ART डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट करो, लोगों को दवाई बांटो। सेफ ब्लड प्रोडक्ट, जब भी किसी ब्लड का मैं बोल सकता हूँ डोनेशन होता है, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, सबसे पहले अभी तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो सब लोग, सबका जो ब्लड टेस्ट होता है वो ऑल टेस्टिंग ब्लड ग्रुप टेस्ट होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, क्रॉस मैच होता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन के बाद ऑल सब हेपेटाइटिस के बारे में, HIV के बारे में, सब STD रिलेटेड डिजीज के बारे में टेस्टिंग होके के बाद ही ब्लड प्रोडक्ट है वो दूसरे को ट्रांसफ्यूजन करा जाता है। ओके। बात करते हैं मैनेजमेंट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार है वो एड्स का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस में हमें पता है कि यहाँ पर देखो हिस्ट्री कलेक्शन होएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होएगा, वो हर चीज़ें होगी। बट स्पेशली जो बात करते हैं स्क्रीनिंग फॉर, मैं बात करूँ स्क्रीनिंग फॉर HIV टेस्ट, तो हमारा स्क्रीनिंग फॉर HIV टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड एलिजा बोलते हैं गाइस, जिसे एक कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एलिजा बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट, इम्यून सोर्बेंट ऐसे, इम्यून सोर्बेंट ऐसे बोला जाता है, राइट। ओके। कंफर्मेटरी, ये अगर हमें पूछा जाए एग्जाम में तो शुड बी रिमेंबर, स्टार मार्क पॉइंट है कि स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ HIV हमारे लिए होगा एलिजा टेस्ट होगा, और कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, शुड बी रिमेंबर। अगर हमें पूछा जाए कि P24 एंटीजन टेस्ट HIV के लिए क्या होता है, तो डन इन विंडो पीरियड। गाइस डन इन विंडो पीरियड का मतलब, आपने इंक्यूबेशन पीरियड तो नाम सुना होगा, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद डिजीज के साइन एंड सिम्टम इतने पीक लेवल पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिजीज का अगर डायग्नोसिस पॉसिबल होता है तो वहां पर उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोला जाता है। तो विंडो पीरियड का अगर हमें डायग्नोस करना है तो सॉरी विंडो पीरियड का हमें पता लगाना है HIV एड्स का, तो P24 एंटीजन टेस्ट करा जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट पर मैं बात करूं गाइज, हमारे आज से आज तक तो सवाल क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रीनिंग से कंफर्मेटिव टेस्ट है। बट और ज़्यादा एडवांस अगर पूछा जाए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एडल्ट स्पेशली नाम आए तो QPCR किया जाता है। QPCR का मतलब होता है क्वांटिटेटिव पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है मशीन के द्वारा जांच होती है। ओके। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक इन चिल्ड्रन, हालांकि चिल्ड्रन के लिए भी P24 एंटीजन टेस्ट पहले ऐसा होता था, नया रिसर्च है, नई एडवांस है। तो बात करते हैं HIV DNA RT-PCR किया जाता है, तो HIV इम्यून सोर्बेंट DNA RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। गाइस ये सब मशीनरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सैंपल कलेक्शन करके मशीन के द्वारा ये जांच होती है। हमें तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन पूछा जाए तो जवाब हमारा HIV DNA RT-PCR होना चाहिए। स्क्रीनिंग फॉर HIV तो बात करते हैं, स्क्रीनिंग फॉर HIV के लिए यहाँ पर बात करते हैं तो एलिजा है वो सबसे बेस्ट होता है, हम जानते हैं। हालांकि देखो 3 टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें एलिजा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव टेस्ट है जो मशीन के द्वारा होता है। एक आपने ना, जैसे आपने मलेरिया, जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपने UPT नाम सुना है, एंड मलेरिया के लिए आपने रैपिड मलेरिया टेस्ट नाम सुना है, वैसा ही एड्स के लिए जो रैपिड टेस्ट होता है उसका नाम है रैपिड टेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर हमें सीरम डालना होता है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, जस्ट लाइक जैसे UPT टेस्ट करते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वैसा ही। एक होता है स्पॉट टेस्ट होता है गाइज, सेम कंडीशन। यहाँ पर मैं बात करूँ, ब्लड सैंपल लेके कहीं ना कहीं स्पॉट बनाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ कलर चेंजेस होंगे उसको अपन स्पॉट टेस्ट बोलते हैं। ज़्यादातर एलिजा ही रिलायबल होता है, मोस्ट हाईली सेंसिटिव होता है, इसी को यूज कर जाता है। बात करते हैं गाइस कि किन में करेंगे और कब करेंगे और कैसे सैंपल कलेक्शन लिया जा सकता है,
इसके लिए क्या होगा, याद रखना ओपीटी इन और ओपीटी आउट होता है गाइस। तो बात करते हैं टेस्टिंग ऑफर्ड। तो मैं बात करूं आपको इसके अंदर ओपीटी इन क्या होता है, तो टेस्टिंग ऑफर, तो ओपीटी इन में क्या होता है कि उस पेशेंट को बोला जाता है कि क्या हम आपका ये टेस्ट कर सकते हैं, तो ये टेस्ट के अंदर पेशेंट बोलेगा आप कर लो, तो फिर उसका किया जाता है, वॉलंटरी बोलने पर ही टेस्ट किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता, उसको ओपीटी इन बोलते हैं। ओपीटी आउट की अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट में इसमें भी पूछा जाता है कि आपका टेस्ट हम करें या नहीं करें एचआईवी का, और यह पेशेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है तो फिर उसका हाई समझा जाता है और कहीं ना कहीं उसका टेस्ट है वो कर दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग है वो बोलते हैं कि नहीं हमारे एड्स है ही नहीं, आप हमारी जांच नहीं करो, तो बिना पूछे ही कई बार जांच कर दी जाती है, एड्स होता है। तो लाइक सबसे जो बेटर है मैं बोलता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, वो यही मानता है कि ओपीटी आउट टेस्टिंग कर लो, पूछ लो, एक बार मना करे तो फिर मत ही करो, या कुछ नहीं बोले सस्पेंस रहे या धीरे बोले या कुछ क्लियर नहीं बोले तो फिर हमें फाइनली हमें उसका टेस्ट कर लेना चाहिए, राइट। बात करते हैं बेस्ट टेस्ट के बारे में, बात करते हैं कि बेस्ट टेस्ट रिलायबल टेस्ट। हालांकि देखो बेस्ट टेस्ट मतलब रिलायबल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर CD4 सेल काउंट होती है गाइस। तो CD4 सेल में बात करूँ नॉर्मली 500 टू 1500 होती है, mm³ के अंदर होती है। अगर 500 से कम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, हालांकि देखो आज का जो ट्रीटमेंट का जो चेंजेज है वो है, वो मैं बात करूं कोई सा भी वट एवर CD4 सेल का कितना काउंट है वो मैटर नहीं करता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव होता है तो उसको एंटी रिट्रोवायरल ड्रग दी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, बेस्ट टेस्ट इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट रेस्पॉन्स इफेक्टिव, मैं बात करूंगी एआरटी चल रही है या एआरटी इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए वायरल लोड एस्टिमेशन टेस्ट किया जाता है। नहीं पूछते हैं इतना एडवांस, जितने ऊपर बढ़े हैं वो बेस्ट है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें आपके सामने तो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए गाइस ट्रीट ऑल स्ट्रेटजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि एनी एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल मैं बात करूं स्टार्ट एआरटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 सेल काउंट। CD4 सेल काउंट चाहे कितनी भी हो उन सब में है वो एआरटी दी जाती है जब पेशेंट है वो एचआईवी पॉजिटिव होगा। रिजमेन प्रेफर्ड की बात करें, जो मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट चलना होता है वो होता है फर्स्ट लाइन रिजमेन, पहली चॉइस होती है ज़्यादातर। यहाँ पर टिनोफोविर होती है 300 mg, लेमीवुडोन होती है वो 300 mg, एंड डुलाटिगाविर होती है हमारी 50 mg होती है। ये तीनों ड्रग दी जाती है। बात करते हैं कि जो ये तीनों ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंट आप याद रखना है। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन है वो हमारा है वो कहीं ना कहीं है वो 10 ईयर से कम है तो ये ट्रीटमेंट हमें नहीं देना होता है। अगर पेशेंट का जो वेट है वो 30 kg से कम है तो फिर ये ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट को रीनल किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है तो फिर हमें ये ड्रग नहीं देनी है, तो फिर हमें इसके लिए अलग ऑप्शन अल्टरनेटिव यूज करने पड़ेंगे। बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर, तो बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर जुडोवडीन और लेमिवुडीन एंड मैं बात करता हूँ डोलू टागाविर दी जाती है, राइट। ओके, 50 mg हो गया, 300 mg हो गया, 300 mg हो गया। ओके, बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर फास्ट ट्रैक टारगेट क्या रखा गया था। पहले जो मैं बात करूं जब फेज 4 थी नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम की तो पहले 1990 रूल था गाइस, बट रिसेंटली इसको चेंज करके क्या कर दिया है 1990 कर दिया है, रूल कर दिया। हालांकि इसको 6 कर दिया, 1990 है वो 6 टाइम गया। मैं बात करता हूं कि 95% क्या होना चाहिए, पेशेंट लिव विद HIV नो देयर स्टेटस, कि जिन पेशेंट वो HIV से ग्रसित हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑल थिंग। अगर मैं बात करूं 90% पेशेंट लिव आर ऑन ART, 100 में से 95% को ART मिलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं इसका प्रोग्राम का एम है। बात करते हैं गाइज 95% पेशेंट लिव विद HIV हैज़ वायरल सप्रेशन। जिन पेशेंट को एंटी रिट्रोवायरल ड्रग चल रही है उनका जो वायरस का जो
कहीं ना कहीं जो रिप्लिकेशन हो रहा था आरएनए के ऊपर वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो 90% 95% में ऐसा होना चाहिए, ये टारगेट है। मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं 95% है, वो 6 हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने पेशेंट को अंदर पढ़ा कि स्टेटस क्या है, ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं 90% 100 में से 95 को इनिशियल है हाथों हाथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट वायरली सप्रेस्ड ये हमने पढ़ लिया। कवरेज ऑफ सर्विस एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन, जितनी भी माता जी प्रेग्नेंट हो रही हैं उनके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं 100 महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती है तो 95% के अंदर हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि उनमें से है तो बच्चे में वो ट्रांसमिशन नहीं हो। बात करते हैं वुमेन HIV एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन विद हेल्थ सर्विसेज, जितने भी सेक्सुअल वर्कर हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन करना है 95% के तक, राइट। आगे बात करते हैं कि जो नेशनल मैं बात करूं वर्ल्ड एड्स डे जो सेलिब्रेट करा जाता है, जो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है, मैं बात करता हूं 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 को जो नेशनल एड्स डे सेलिब्रेट किया था उसकी जो थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। 2024 के अंदर सेम थीम थी, 2025 के अंदर ही सेम थी, सेम थीम थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, राइट। ओके, बात करते हैं गाइस कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रांस इन्फेक्शन का भी कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। इसके ध्यान रखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ सप्लाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कलर कोडेड कुछ किट बनाए हुए हैं, कलर कोडेड कुछ जो किट बनाए हुए हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई के दौरान बांटी जाती है। जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज है, स्क्रोटल स्वेलिंग है, तो साथ साथ में ये भी सप्लाई है। तो ये किसके तहत दी जाती है? सुरक्षा क्लिनिक। सुरक्षा क्लिनिक के कंप्लीट वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप जरूर उसको एक बार देखिए कि सुरक्षा क्लिनिक क्या है, कौन सा कलर कोडेड में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या मेडिसिन होता है, किसको लेना है, पार्टनर को लेना है, वो सब चीज़ें बताई गई है। इस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जाना। होप सो एंजॉय दिस वीडियो गाइस। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।